सूर्य की पहली किरण के साथ मैं कुलदीप शर्मा आदर्श विद्या मंदिर झालावाड़ से कक्षा सप्तम में अध्याय के अंतर्गत प्राणियों में पोषण के अंतर्गत हमारा जो आज का प्रकरण है मानव पाचन तंत्र। मानव पाचन तंत्र को प्रारंभ करने से पूर्व हमें कुछ परिभाषाओं की ओर ध्यान देना अति आवश्यक है, जैसे कि अंतःग्रहण। अंतःग्रहण का अर्थ होता है कि भोजन को अंदर लेना, वह प्रक्रिया जिसके माध्यम से हम भोजन को अंदर लेते हैं। कहाँ से लेते हैं? मुख से अंदर ग्रहण करते हैं, तो उस क्रिया को हम क्या कहते हैं? अंतःग्रहण कहते हैं। इसी के साथ पाचन। पाचन भी सजीवों का एक मुख्य लक्षण है। पाचन के अंतर्गत जो भी भोज्य पदार्थ हम ग्रहण करते हैं वो जटिल कार्बनिक पदार्थों के रूप में होते हैं। उन जटिल कार्बनिक पदार्थों को सरल कार्बनिक पदार्थों में परिवर्तित करने की प्रक्रिया ही क्या कहलाती है? पाचन। पाचन के लिए पाचन तंत्र होता है। इस पाचन तंत्र में विभिन्न अंग होते हैं और उन अंगों के अलग अलग कार्य होते हैं, जिसके माध्यम से जो हमारा भोजन है वह पाचन होता है। मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन कीजिए। यहाँ एक बहुत बड़ा दीर्घ प्रश्न है कि मानव पाचन तंत्र के विभिन्न भागों का वर्णन। अब इस मानव पाचन तंत्र के जो भागों का जो वर्णन है वो किस प्रकार से हमें लिखना चाहिए और समझना चाहिए। सबसे पहले हमें क्या करना चाहिए कि मानव पाचन तंत्र का जो चित्र है वो आपके सामने बना हुआ है, और हमें भी इसी प्रकार से जो हमारा सफ़ेद कागज होता है प्रैक्टिकल का, उस पर सफ़ेद पेज पर हमें सबसे पहले चित्र बनाना है, और जिस प्रकार से ये चित्र है उसी प्रकार से हमें बनाना है, और अपने जो नामांकन है वो इसी क्रम में हमें करना है। अगर हम इस क्रम में अपना नामांकन करते हैं तो हमें अध्ययन करने में बड़ी सरलता होगी, और क्रम वाइज अगर हमने उसका चित्र में उनका नामांकन किया हुआ है तो हमें समझना और लिखने में बड़ी सुविधा होगी। और एक और बात हमें ध्यान रखनी चाहिए कि जैसे हम चित्र के बाद जब पहला बिंदु लिखना प्रारंभ करें, तो जैसे हमने यहाँ इसका पहला बिंदु क्या है? मुख, तो यहाँ पर भी लिखा मुख, लाइन वाली जगह पर हमने मुख लिखा। और हमारे जो भाग हैं, इस मुख के जो विभिन्न कार्य हैं और इसकी जो विशेषताएं हैं वो हमें इसके मुख के साथ ही पॉइंट बना बना करके अगर हम लिखते हैं कि भाई कितने पॉइंट हैं, कैसे हमें लिखना चाहिए, तो ऐसे हम अगर लिखते हैं तो हमें समझने में आसानी होगी। ये तो हुआ लिखने का क्रम। अब ये है कि हम इस मानव पाचन तंत्र को चित्र के माध्यम से कैसे समझ सकते हैं और कैसे हमें आगे लिखना है। जिस प्रकार से हमने मुख का लिखा उसी प्रकार से हमने ग्रसिका, पित्ताशय, यकृत, आमाशय, अग्नाशय, इन सभी जो विभिन्न भाग हैं इन सब भागों के अलग अलग बिंदु लगा करके और उस बिंदु के भी उप बिंदु बना करके यदि हम लिखते हैं तो लिखना और समझना मानव पाचन तंत्र को हमारे लिए बड़ा सरल हो जाएगा। पहला बिंदु जैसे कि मुख है, और इस मुख के से ही हमारा अंतःग्रहण प्रारंभ होता है, और भोजन को अंदर लेना ही, जैसे कि हमारी परिभाषाओं से परिचित हो गए हैं हम, भोजन को अंदर लेना ही क्या कहलाता है? अंतःग्रहण। तो मुख में जैसे ही अंतःग्रहण किया भोजन करते हैं तो उसके बाद मुख में क्या होते हैं? दांत हैं, और क्या है? जीभ है। तो दांत के माध्यम से भोजन को काटा, पीसा और चबाया जाता है। और दांतों की जो प्रकार की यदि बात करते हैं, यदि हम देखें तो अस्थायी दांत, अस्थायी, बचपन में 8 वर्ष की आयु तक जो दांत आते हैं और गिर जाते हैं वो हमारे अस्थायी दांत होते हैं, लेकिन जो 8 वर्ष के बाद आकर के हमारे जीवन पर्यंत तक रहते हैं ऐसे दांतों को स्थायी दांत कहते हैं। ये दांतों की 2 प्रकार है विशेष उनकी आयु के आधार पर, लेकिन यदि हम उनके कार्यों के आधार पर दांतों का विभाजन करें तो हम देखेंगे कि दांत 4 प्रकार के होते हैं: कृंतक, वृद्धनक, अग्रचवर्णक और चवर्णक। इन दांतों के जो विशेषता है उससे पहले इनकी संख्या को अवगत होना बहुत जरूरी है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में दांतों की संख्या 32 होती है। जैसे कि कृंतक दांतों का कार्य काटना होता है, कुतरना होता है, रदनक का पीसना, और ये भी काटने का, चीरने फाड़ने का काम करते हैं। अग्रचवर्णक का पीसना, चबाना,
इसका भी, ये दोनों दाढ़ों के रूप में आते हैं। ऐसे ही जीभ, मुख के अंतर्गत जीभ होती है। जीभ की संरचना चित्र के इस मानव पाचन तंत्र के एक कोने में हम बना सकते हैं। ये जीभ है, जीभ का अग्रभाग, ये साइड वाला भाग और पीछे। जीभ के पिछले भाग में कड़वा, यहाँ दोनों तरफ नमकीन और खट्टा स्वाद हमें आता है। अग्रभाग में मीठा, यहाँ पर कड़वा। ये विभिन्न प्रकार की स्वाद कलिकाएं होती हैं। इन स्वाद कलिकाओं के माध्यम से ही हमें स्वाद का अनुभव होता है। साथ ही साथ क्या होता है कि जब दांत भोजन को चबा रहे होते हैं, पीस रहे होते हैं, तो उसमें लार आ जाती है। लार ग्रंथियां इस जीभ में होती है। लार में एक एंजाइम होता है टाइलिन। ये टाइलिन एंजाइम भोजन में यदि किसी प्रकार का कोई विषाणु है, जीवाणु है, तो उन जीवाणु विषाणुओं को यहीं पर ही खत्म कर देता है और भोजन को लसलसा लुगदी वाला बना देता है। और उसके बाद यह जो भोजन है वह जीभ से होता हुआ आगे मुख ग्रसिका में आता है। ग्रसिका एक ट्यूब जैसी संरचना होती है। नंबर 2 बिंदु, जैसे हमने एक बिंदु लिखा, ऐसे ही हम बिंदु नंबर 2 लिखेंगे और इसको पॉइंट वाइज लिखेंगे तो बहुत अच्छा होगा कि बिंदु नंबर 2 में क्या है भाई, आप सब बताएं। बिंदु नंबर 2 है ग्रसिका। ग्रसिका कैसी, अच्छा चलो सभी ने पानी भरा है नहीं भरा है? पानी भरते हैं तो पानी भरने के लिए ऐसी ट्यूब लगी हुई होती है, पर तो ऐसे ही ये एक नली की नुमा संरचना होती है। इसके अंदर किसी भी प्रकार का भोजन का पाचन नहीं होता, लेकिन भोजन को मुख से और आमाशय तक पहुंचाने का कार्य यह ग्रसिका ही करती है। ये इस प्रकार के एक थैलेनुमा संरचना में आकर के खुलती है। इसे कहते हैं हम आमाशय। आमाशय में ही जितना भी भोजन जो भी हम ग्रहण करते हैं वह आमाशय में आता है। इस आमाशय के ऊपर की तरफ यकृत बना हुआ होता है। यकृत सबसे बड़ी ग्रंथि है हमारे पाचन तंत्र की, शरीर की। तो इस सबसे बड़ी ग्रंथि में वसा और वसीय अम्लों का पाचन होता है। और यहाँ पर पित्ताशय होता है जो कि यकृत से कुछ छोटा पत्ती जैसी संरचना होती है। यह भोजन को क्षारीय माध्यम प्रदान करता है। ये है आमाशय। आमाशय में भोजन को अम्लीय माध्यम प्रदान किया जाता है। और यहाँ जठर रस होते हैं जो भोजन को पचाने में मदद करते हैं। जठर रस, जठराग्नि, अगर हमने नाम सुना हो, जठराग्नि के कारण ही हमें क्या लगती है, भूख लगती है। तो ये आमाशय की बात हुई। आमाशय क्या कार्य करता है, यकृत हो गया, पित्ताशय हो गया। इसके बाद शुरू होता है अग्नाशय। अग्नाशय आमाशय के नीचे एक पतली ट्यूब जो कि फैली सिकुड़ी होती है, ऐसी संरचना अग्नाशय की होती है। इसमें इंसुलिन हार्मोन होता है। कौन सा हार्मोन होता है, इंसुलिन हार्मोन। यदि इस हार्मोन की कमी हो जाए तो डायबिटीज रोग हो जाता है। कौन सा रोग हो जाता है, डायबिटीज या मधुमेह रोग हो जाता है। और इसके लिए हमें क्या करना चाहिए कि जो हम भोजन करें उसमें एक संतुलित मात्रा में यदि भोजन करते हैं तो बहुत अच्छा है। इसी के बाद जो भोजन का पाचन का क्रम लगातार चलता रहता है और भोजन क्षुद्रांत और बृहदांत्र में आकर के जो भोजन के मुख्य अवयव हैं उनका तो अवशोषण हो जाता है और जो अपचित भोजन है वह मलाशय में एकत्रित हो जाता है और मल द्वारा बाहर निकाल दिया जाता है। और बाहर निकालने की प्रक्रिया को उत्सर्जन कहते हैं। यह हमें लिखना है अपने गृह कार्य में। धन्यवाद।